हेलो स्टूडेंट्स, आज वेक्टर का दूसरा लेक्चर है। वेक्टर जो टॉपिक है मोशन इन टू डायमेंशन का एक पार्ट है। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि मोशन इन टू डायमेंशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है वेक्टर, दूसरा है प्रोजेक्टाइल, तीसरा है सर्कुलर मोशन और चौथा है रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेक्टर का पहला लेक्चर हमने आपको बनाकर दिया था। उसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताना शुरू किया था, जिसमें 2 टाइप बताया था, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहला वाला लेक्चर देख लेंगे। आज उसी टाइप्स ऑफ वेक्टर का कंटिन्यूएशन है और आज हम लोग सारे ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। जेई नेट के कुछ क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, उसको बनाएंगे। मैं आपको फिर याद दिला दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, ताकि यही हमारी एनर्जी है। हम आपको चारों तरफ से जुटाकर अच्छे अच्छे लेक्चर बनाकर दिया करेंगे। और मेरे चैनल पे, इस चैनल पे खास बात जो ये है कि आपको बहुत कम समय में पूरी कंटेंट मिलेगी, क्योंकि मैं बकवास नहीं कर पाता। ठीक है, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर का। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने पिछले दिन पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, आप वहां जाकर पढ़ लेंगे। और देखिए अगला है यूनिट वेक्टर। इसको भी हमने पिछले दिन डिफाइन किया था और इस पर कुछ क्वेश्चन भी यही बनाया था जो आज आप देख रहे हैं। ठीक, यही क्वेश्चन वहां पे है। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? The vector which tells how much and in which direction an object has changed its position। देखो, ये तो डिफिनेशन हुआ, लेकिन मजे से जब समझने की बात है, ताकि आप क्वेश्चन जेई नीट के बना सकें, उसके लिए कंसेप्ट को जानना समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे देखो, ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। आप एक्स वाई प्लेन से बिल्कुल परिचित हैं। मान लिया जाए कि कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है और इनिशियल इसका पोजीशन है लिखा हुआ 2, 3। क्या आप इससे परिचित हैं? बिल्कुल ना। ये आप 6 क्लास से शायद स्टार्ट होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के लिए। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बताया जा रहा है, बढ़िया से समझना है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप यहां से शुरुआत कीजिए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है वेक्टर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब देखिए, कोई बॉडी यहां पर पोजीशन है पहला ए, यहां पे रखा हुआ, इसको उठा करके किसी ने यहां पर ले गया बी पोजीशन पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। मान लिए ये वाली पोजीशन आपका हो गया 8, 10। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ए बी बना, उसको हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल 8 माइनस 2। ठीक है, लिखते हैं हम लोग 8 माइनस 2 आई कैप, क्योंकि एक्स वाला पार्ट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई, प्लस 10 माइनस 3 जे कैप। क्या हो गया हम लोग का? 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप। ये ए भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया जा रहा है कि बॉडी को एक्स डायरेक्शन में 6 यूनिट डिस्प्लेस किया गया और उसी बॉडी को वाई डायरेक्शन में 7 यूनिट डिस्प्लेस किया गया। ये अलग अलग मतलब कि बताया जा रहा है कि बॉडी को किस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया गया और फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। इससे आप परिचित होंगे, पिछले लेक्चर में मैंने इक्वेशन बनाने के लिए सिखाया था, जस्ट वही बात यहाँ पे। ठीक है, बस और कुछ नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का एक्सियल वेक्टर। माने सारे वेक्टर से आप परिचित रहिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन तो एकदम, कुछ कुछ टाइप से तो एकदम सीधे क्वेश्चन आ जाता है जेई नीट में। जैसे ये टाइप देखिए, एक्सियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? बताया जा रहा है कि द वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ये कोई एक बॉडी है और ये बॉडी गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे। एग्जाम्पल, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। देखो, एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा, डब्लू नहीं बोलिएगा, ओमेगा बोलना होता है, ओमेगा। टॉर्क, टॉर्क के बारे में आप परिचित होने वाले हैं।
11th क्लास में बड़ी मजे से टॉर्क मिलेगा और मिला तो चलता ही जाएगा, 12th तक टॉर्क चलेगा। टॉर्क क्या है? एक रोटेटिंग फोर्स है। जैसे देखो ये कोई बॉडी है ना, इसको ऐसे घुमा दिए, फोर्स लगा घुमा दिए तो ऐसे ऐसे घूमने लगा, तो जो आप घुमाए ना, जो आपने घुमाया तो फोर्स एक ऐसा आपने लगाया जो बॉडी को रोटेट करवा रहा है। तो ऐसा एक फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट दे उसको बोलते हैं टॉर्क। डिटेल में मिलेगा पढ़ने के लिए रोटेशनल मोशन। ये हो गया टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एल से दिखाया करते हैं और फॉर्मूला होता है एम वी आर, और भी अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ डिटेल अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ये पढ़ना अभी नहीं है, हम परिचय करवाएंगे सिर्फ। ये तीनों वेक्टर एक्सियल वेक्टर है। कैसे? देखो एक्सियल वेक्टर के बारे में बोल रहा है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान देना यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, देख रहे हो ना, इसी के अराउंड ये बॉडी घूम रहा है। और अगर मान लो एक फोर्स ऐसे लगाया गया और ये है रेडियस, तो रेडियस को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है आर, और ये है फोर्स, ठीक है। बोला जाता है कि आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ने वाले हैं वेक्टर में, तो पता चलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो ए ने बी को क्रॉस किया तो एक तीसरा वेक्टर बनता है जो बी पर भी परपेंडिकुलर होता है और ए पर भी होता है। यही है क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अभी छोटा सा बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ही क्लियर करना है, ठीक है। दो वेक्टर है ए और बी, ए क्रॉस बी अगर करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना अभी, तत्काल इतना ही जानना है ए क्रॉस बी कैसे हुआ, कैसे होता है, ये सब बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही जस्ट समझ लेना है कि ए क्रॉस बी, ए को बी के साथ क्रॉस किए तो देखो अंगूठा ऐसे है, देखो ये मान लो बी है और ये मेरा हाथ ए है, 4 उंगली, अगर मैं ऐसे 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 घुमाऊं तो ऊपर में हो गया, तो एक वेक्टर बनती है ऊपर, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से बना हुआ वेक्टर। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, अभी अभी सिर्फ आपको डायरेक्शन समझ लेना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक वेक्टर को जब आर को हम क्रॉस कराएंगे एफ से, तो एक वेक्टर ऐसे बनेगी टॉर्क, क्योंकि होता है आर क्रॉस एफ इक्वल टू होता है टॉर्क। अभी तो रट्टा मार जैसा ही आपको ये लगेगा, लेकिन डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। अभी आप समझ लेना है कि आर को जब हम क्रॉस करेंगे एफ से तो दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनेगा जिसको टॉर्क कहते हैं, और ये देखो टॉर्क जो बना वो एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस तरह से बनने वाला वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग हो उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। अब आगे देखो इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर, एक नहीं दो, ऐसे दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो और लेंथ भी उसकी सेम हो। द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ए नाम दे दो इसका, बी इसका नाम। समझ गया इक्वल वेक्टर को? अगला देखिए पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होगा? ऐसे इसको पैरेलल वेक्टर हम बना सकते हैं, देखो ये पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल की बात नहीं की जा रही है, लेकिन पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल दोनों के बीच कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0। दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ए का मोड इज इक्वल टू बी का मोड, और ए का मोड इज नॉट इक्वल टू बी का मोड, ये दोनों हो सकता है ऐसा। लेकिन डायरेक्शन दोनों का एक ही रहेगा। लेकिन पैरेलल वेक्टर का कुछ और खासियत समझ लो। पैरेलल वेक्टर में मान लो कि ए जो वेक्टर है वो लिखा हुआ है अल्फा 1 आई कैप, बीटा 1 जे कैप, गामा 1 के कैप। तो बी वेक्टर लिखा हुआ है अल्फा 2 आई कैप, बीटा 2 जे कैप, गामा 2 के कैप। जानते हो पैरेलल वेक्टर का रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है अल्फा 1 बाई अल्फा 2, बीटा 1 बाई बीटा 2 और गामा 1 बाई गामा 2। यही बेस रिलेशन है आपको पैरेलल वेक्टर का।
एक एग्जाम्पल के लिए देखो, लिख देता हूं यहां पर, एक पी वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, एक वेक्टर पी है। और एक क्यू वेक्टर है जो है 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 15k कैप। देखो 1/3 1/3 1/3, ये पैरेलल वेक्टर की पहचान है। इससे क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन देखो इस टाइप का आ जाएगा। क्वेश्चन की बात अगर हम लोग सोचें तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। एक पेज ले लेते हैं यहां, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन फाइंड एक्स। एक्स फाइंड करना है, कैसे है भाई? देखो जरा, एक ए वेक्टर है जो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप ऐसा दिया हुआ है, और बी वेक्टर कैसा है भाई? तो ये है 20i कैप प्लस xj कैप प्लस 24k कैप। अब ये x आपको बताना है। अब ये आसान है बिल्कुल बताना। अब बोला क्या है कि a और b दोनों पैरेलल है, तो भाई जब पैरेलल है तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका? इतना बाई इतना, 5/20 इज इक्वल टू 2/x, इजिली बन गया। x इज इक्वल टू, या क्या कर लेंगे हम लोग, 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, हो गया ना। x यहाँ रख लेंगे, 2 इंटू 20/5, 5 से काट दो, 4 हो गया, आंसर आ गया 8। ऐसे पैरेलल वेक्टर का क्वेश्चन होता है, ऐसे बन जाता है, बहुत आसान चीज है ये। चलो अगला देखो क्या है, अपोजिट वेक्टर। बस अपोजिट क्या मतलब, एक ऐसे वेक्टर है, एक ऐसे है अपोजिट वेक्टर, ये भी पैरेलल ही होता है, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं इसको। इसको लिखा कैसे जा सकता है? देखो अगर इसको वेक्टर आप रखते हो p और इसको रखते हो q, तो मान लो p लिखा हुआ है ऐसे 6i कैप प्लस 5j कैप, तो q को कैसे लिखोगे? q को अपोजिट देखना पड़ता है, क्या करना है अपोजिट में, इसका अपोजिट लिखा जा सकता है। कभी कभी मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो -6i कैप माइनस 5j कैप, ऐसे लिख दो, अपोजिट हो गया। डायरेक्शन दोनों माइनस लगा देना है, और क्या, इसमें माइनस लगा देगा उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट वेक्टर ऐसे लिखा था। ठीक है, आगे देखो, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर का मतलब देखो क्या है, ये देखो, ये हुआ x और ये हुआ y और ये हुआ z, हो गया। अगर कोई वेक्टर xy में है, इस वाली प्लेन में है, इस वाला में xy प्लेन में है, तो वो कैसे हो सकता है? हो सकता है 3i कैप प्लस 5j कैप। इसमें k होगा क्या? इसमें k नहीं होगा। अगर कोई दूसरा वेक्टर है, ये देखो इसका नाम a दे देते हैं, अगर कोई दूसरा वेक्टर है b, तो वो क्या हो सकता है? 4i कैप प्लस 9j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। माने i और j ही रह सकता है। देखो ना, x और y प्लेन है ना, एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन है, इसमें i और j ही हो सकता है, नंबर भले ही जो हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोप्लानर। इसमें देखो क्या होगा, y z, अगर इसमें कोई q वेक्टर है तो हमने लिख दिया 4j कैप माइनस 3k कैप, k लिखाएगा ना क्योंकि ये है। अगर r वेक्टर इसमें कोई है तो लिख सकते हैं 2j कैप प्लस 3k कैप। मतलब देखो, इसमें j और k रहेगा, इसमें i और j रहेगा, इसमें i और k रहेगा, ई वाला। ये सब कोप्लानर है, ये अपने आप में दोनों कोप्लानर है, ये दोनों को एक ही प्लेन में होने वाला, ऐसे हम समझते हैं कोप्लानर को। आगे देखो नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर होता है, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं। मतलब क्या हुआ, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप कर दिए, क्या मिला आंसर? 0। ये दो वेक्टर था हमारे पास और दिनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, आंसर क्या मिला? 0 वेक्टर। आगे देखो बेस वेक्टर। बेस वेक्टर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आई कैप, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? जे कैप, यूनिट, एक एक यूनिट, और इस डायरेक्शन में बोलेंगे के कैप, मिला करके एक वेक्टर बना दो,
और नाम लिखो ए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, ये हो गया बेस वेक्टर। हर डायरेक्शन का एक एक यूनिट का वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस वेक्टर। ये बेस वेक्टर या फंडामेंटल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के बीच 90 डिग्री, मतलब जो दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल होगा वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का एक और पहचान है, फोर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट का हमने आपको बताया था कि वेक्टर कैसी क्वांटिटी है जिसका जोड़ घटाव गुना भाग सब अलग होता है। आपने जो अभी तक पढ़ा था उससे डिफरेंट, अभी तक आपको ऐसा क्वांटिटी पढ़ने के लिए नहीं मिला था टिल 10 क्लास। तो अब हम मल्टीप्लाई की बात, अभी तो हम लोग एडिशन बात कर रहे थे ना, एडिशन, एडिशन होता है वेक्टर का, ऐड करते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दो तरह के तरीके से, वैसे 3 तरीके से होता है, लेकिन 2 तरीके मेजर हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसा होता है, अभी आप डॉट प्रोडक्ट जस्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतने समझ लेना है कि ए डॉट भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री। ए डॉट भी करेंगे तो 0 हो जाता है, मतलब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, 90 डिग्री का, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखो आगे रिजल्टेंट वेक्टर, अब ये बड़े काम का वेक्टर है, मतलब ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, हर चैप्टर में याद आपको आते रहेगा, जहां पर भी फोर्स वगैरह की बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी, बहुत सारे में रिजल्टेंट वेक्टर मिलते हैं। ये एक बहुत बेहतर क्वांटिटी सॉल्व करता है। रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, पहले ये समझना है। देखो आप जरा समझो, कोई एक बॉडी है, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, बॉडी जाएगा किधर, इधर जाएगा, यही हुआ रिजल्टेंट। इसको हम सम भी बोल सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जब दो वेक्टर को सम करते हैं तो सम कहलाया या रिजल्टेंट कहलाया, दो वेक्टर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो या तो सब्ट्रैक्शन कहलाया या फिर रिजल्टेंट कहलाया। तो रिजल्टेंट एक कॉमन नाम है, इफेक्टिव दोनों का मिलाकर क्या होगा, 3-4 वेक्टर है, सबका इफेक्टिव क्या होगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो यहाँ तत्काल 2 वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट हम जानना चाह रहे हैं, तो ऐसे रिजल्टेंट निकलता है। लेकिन रिजल्टेंट निकालने का तरीका हम लोग अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, रिजल्टेंट को आर से दिखाते हैं, और निकलेगा कैसे जरा देखना। अगर इसका नाम रखा गया है ए वेक्टर और इसका नाम है बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। इसमें ये हो गया आपका थीटा, देखना जरा, एंगल थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्लियर हुआ। रिजल्टेंट वेक्टर निकालते समय जो थीटा यूज करते हैं वो ए और बी के बीच का होता है, ए और बी के बीच का। ये ध्यान रखने वाली बात है, देखो कभी कभी बड़ा दिमाग से निकल जाता है कि थीटा कहां से रखें, तो थीटा आपको ए और बी के बीच में ही है, जो वेक्टर की चर्चा हो रही है उसी वेक्टर का थीटा लेंगे ना। तो ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन 2 तरह से किया जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, जो जस्ट आगे आपको मिलेगा। अभी हम लोग सिर्फ सारे वेक्टर का परिचय कर रहे हैं, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनता है, तो 2 वेक्टर होता है, बीच में उसके निकलती है वेक्टर रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक ये वेक्टर बना के देखो, ये रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। अभी हमने आपको बताया था कि अगर 2 वेक्टर को जोड़ दे तो उसको भी रिजल्टेंट बोलते हैं, घटा दे तो उसको भी रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर बड़ा आसानी से ऐसे दिया हुआ कंपोनेंट में मिल जाता है, बोलता है जोड़ दीजिए इसको, रिजल्टेंट निकाल दीजिए। बढ़िया से सुनना है, F1 जो वेक्टर है फोर्स, वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, F2 इस फॉर्मेट में दिया है, आई कैप जे कैप के रूप में, आई कैप जे कैप के रूप में। रिजल्टेंट निकालने के
दो तरीके या तीन तरीके बोल सकते हैं। या तो वेक्टर को जोड़ दीजिए, जुड़ने लायक है तब जोड़ दीजिए, जैसा ये जुड़ने लायक है। इसको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? F1 प्लस F2। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? देखिए 4 और 6 10 और -3 प्लस 8 तो +5 जुड़ गया दोनों। आंसर ये वाला रिजल्टेंट निकल गया। लेकिन देखो यही अगर आपको दिया होता कि F है हमारा, F1 है 5 न्यूटन, F2 है 8 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल है कुछ 30 डिग्री, तब आप क्या करते? तब ऐसे बनता, तब तो आपके ये यूज करना पड़ता ना फिर, रिजल्टेंट इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब ऐसा यूज करना पड़ जाता है आपको, देख रहे हैं ना। यानी आप रिजल्टेंट जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, और अगर जोड़ने वाला फॉर्मेट में नहीं रहेगा, इस तरह रहेगा, मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा, एंगल दिया हुआ रहेगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। और अगर इस तरह के कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो जोड़ दीजिए, या घटाना है तो घटा दीजिए, रिजल्टेंट हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसका भी ऐसे निकाला जा सकता है ना मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट अंडर, कल बताया था मैं, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आंसर आ गया 100 प्लस 25 आ गया हम लोग का रूट अंडर 125। 125 को निकाल लीजिए बाहर, ठीक है, हो गया हम लोग का 5√5। ऐसा इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिजल्टेंट हो गया। बढ़िया से समझना है, अगर वेक्टर इस फॉर्मेट में अलग अलग दिया है तो सीधा जोड़ सकते हैं, इतना ही आंसर है तो इतना ही छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड करके। ऐसे आंसर दिया तो फिर ऐसे निकाल। अगर वेक्टर मोड में दिया है, मैग्नीट्यूड में दिया है, एंगल दिया है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब निकलेगा। ठीक है, ओके आगे देखो। ये देखो क्वेश्चन हमारे पास एक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ P प्लस क्यू इक्वल टू आर, P क्यू आर तीनों बराबर है, देन एंगल बिटवीन। क्वेश्चन को पढ़ना है बढ़िया से और तब बनाने का कोशिश करना है। देखो बता रहे हैं हमारे पास तीन वेक्टर है P क्यू आर, आर रिजल्टेंट है, ये दिखा रहा है। P और Q को जोड़ रहे हैं तो R मिल रहा है, मतलब R रिजल्टेंट है। लेकिन वैल्यू के हिसाब से तीनों बराबर ही है। गजब सा। देखो सोचो, अभी क्या बोल रहे थे हम लोग कि वेक्टर का सम, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सब डिफरेंट होता है अलजेब्रा से। देखो ना क्या हो रहा है, दो दो को हम जोड़ रहे हैं तो दोनों का मिलने वाला जो रिजल्टेंट है वो इसी के बराबर है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि 5 + 5 = 5। वाह गजब। मैं ऐसा नहीं, ऐसे तो मतलब समझाने के लिए बोल दे रहा हूं, लेकिन है बात यही बात कही जा रही है। देखना ना रिजल्ट अभी सामने आएगा कि ये दो वेक्टर जोड़ेंगे तो आर मिलेगा। आर का वैल्यू कितना रहेगा? पी के बराबर या क्यू के बराबर। अजब, वेक्टर का यही अलग सा हिसाब किताब है। देखो कैसे बोल रहा है कि दो वेक्टर पी और क्यू को जोड़ रहे हैं तो आर मिल रहा है, तो एंगल बताइए कितना है। वैसे जब कभी भी ऐसा ऐसा सवाल होगा कि दो वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट है वो उन दोनों के बराबर ही आ रहा है तो एंगल 120 होता है। ये बात को याद भी रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आता नहीं है। मेडिकल में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिससे डिपेंड करके कई कैलकुलेशन रहेंगे। ये क्वेश्चन नहीं रहेगा मान लो, लेकिन ये क्वेश्चन में यूज होता है। तो देखो कोई एक वेक्टर ले लो, कौन बोला? P, एक बोला Q। बोलो कि आप वैसे ही बना दिए, तब हमारे बनाने से नहीं आएगा, कैलकुलेशन से आएगा। Q वेक्टर वैसे मैं बना दिया। अभी दोनों का रिजल्टेंट जो है R है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। ये एंगल कितना बोल रहा है? थीटा, और यही थीटा का वैल्यू निकालना है। आ जाओ हम लोग फार्मूला पर। फार्मूला पे जब आते हैं तो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, कैपिटल Q लिखना है ना, Q का स्क्वायर प्लस 2PQ
कॉस थीटा। बोलो यही होता है ना फॉर्मूला रिजल्टेंट का। बोला है कि तीनों का तीनों बराबर है, तो हम एक नाम ले लेते हैं के, तो इसके बदले भी के ही लिख दे रहे हैं। रुटवा को इधर ले आते हैं, देखो जरा, तो के स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी लिख लेते हैं के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बोला है कि तीनों का वैल्यू बराबर है, तो यहां भी के स्क्वायर, रूट को लिए हैं इसलिए के स्क्वायर हो गया। आर की जगह के लिख दिए हैं, रूट आ गया इधर तो स्क्वायर हो गया। पी के भी के लिख दिए, क्यू को भी के लिख दिए, प्लस 2 ये भी के है, ये भी के है, तो के स्क्वायर यहां भी हो गया कॉस थीटा। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। अब देखो आगे, ये 2 के स्क्वायर को इधर लाते हैं तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर कॉस थीटा। ये फिगर सिर्फ देखने के लिए बनाए हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन से के आधार पे एंगल निकल रहा है। अब 2 के को इधर लाइए, माइनस के स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। के काट लें तो मिला क्या, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब जरा सोचो कि -1/2 कॉस के कितने एंगल का होता है, तो आप पाएंगे कि ये होता है कॉस 120। कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2, इसलिए -1/2 के जगह पे मैं लिख दिया कॉस 120। तो थीटा क्या हो गया, कंपेयर किए तो मिला ना 120। हमारे बनाने के आधार पे नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन के आधार पे 120 है। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको बना लिए, पी एंड क्यू इज, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 120। ओके, नेक्स्ट देखो, ये देखो कहां का क्वेश्चन है। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर, दो वेक्टर है ए और बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, आर है। इनक्लाइंड एट एंगल थीटा, थीटा पे दोनों वेक्टर है, चलो यहां लिखते हैं। दो वेक्टर हमारे पास है और दोनों का इंक्लिनेशन थीटा है, ए है बी है और थीटा है उसके बीच का एंगल। फिर बोलो क्या क्या बता रहा है, देन तब इसमें से कौन सही है, जरा देखना भाई। ये तो ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट, ए माइनस बी मतलब रिजल्टेंट। अभी मैं बताया था कि वेक्टर को चाहे प्लस करो तो भी रिजल्टेंट, माइनस करो तो भी रिजल्टेंट, या मैग्नीट्यूड और एंगल के माध्यम से रिजल्टेंट नाम से रिजल्टेंट निकाल, बात एक ही। तो यहां पर क्या कर रहा है, प्लस प्लस करके दिखा रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट निकाल रहा है। तो चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो पी और क्यू दोनों का वैल्यू कितना है, आर है। चलो अब इस आर को जानते हो क्या लिख सकते हो, इस आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड, ध्यान दो, इस आर के बदले ऐसे भी लिखा जाता है, यानी ए प्लस बी को हम जोड़ रहे हैं और जोड़ करके मोड निकाल रहे हैं। मोड कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना, रूट करके, ये बोलते हैं ऐसे। तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और इधर आ जाइए, ए के बदले क्या लिखें, आर लिखना है, बी के बदले क्या लिखें, आर लिखना है, ए बी के बदले क्या लिखना है, आर आर, यानी आर स्क्वायर कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर को हम या तो ए प्लस बी लिख सकते हैं या ए माइनस बी लिख सकते हैं। बच्चों देखो, यही कहलाता है हाथी के दो दांत, एक दिखाने के और एक खाने के। जैसे देखो, कभी अगर आपको बोला कि देखो भाई ए प्लस बी हम ये फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हो गया दिखाने का। बट रियल कैलकुलेशन कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया खाने का, ये हो गया दिखाने का। ये दिखाया जा रहा है कि ए और बी दोनों ऐड किया जा रहा है, लेकिन रियली में ऐड करना कैसे है, ऐसे क्या नहीं, ये लिख के दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐड किया जाएगा, बट होगा कैसे, ऐसे होगा। ठीक है, ये तरीका है। तो ये हो गया दिखाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, और ये हो गया रिजल्ट। तो यहां पर देखो क्या हो गया हम लोग का, अब रूट के अंदर आ जा, 2r स्क्वायर लिख जा कॉस
अब देखो रूट के अंदर 2r² को कॉमन अगर ले लूं तो मिला 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर बच्चों एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा और इस प्रॉब्लम को आपको याद करके काम करना पड़ेगा। यहां लिख लेते हैं इसे, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये दो वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एकदम कहीं नोट करके इसको याद रखना। ये बहुत बार आएगा पूरा 11 से 12 तक, छोड़ेगा नहीं जान, इसलिए अभी अभी लिख के अभी याद ही कर जाना। तो अब देखो क्या करना है आगे, यहां से इसको उठाते हैं हम लोग a प्लस बी का मोड, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं जो कि हम समझा रहे थे, ओके। तो a प्लस बी का मोड को लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 2r², 2r²। अब 1 प्लस कॉस थीटा के बदले 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान देना थीटा बाई 2 हम लिख रहे हैं, कॉस के नीचे 2 नहीं है, थीटा के नीचे 2 है। हिंदी में देखो लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा बाई 2 और स्क्वायर इस पर है। अब हम नहीं जानते हैं, आपको समझना है बढ़िया से। ये देखो थीटा का लिखा हुआ, ओके, कॉस का नहीं। अब जरा देखो ये पूरा रूट में है ना, तो 2 और 2 के बाहर 2 निकल जाएगा, r² के बदले r निकल जाएगा, और कॉस स्क्वायर के बदले कॉस निकल जाएगा, और थीटा बाई 2 तो हमारा ऐसे करके है। देखो क्या मिला आंसर, ये हुआ। ये था आपका जेई का क्वेश्चन जो रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्मूला पे बना हुआ है। परेशानी का पॉइंट क्या है, ये फॉर्मूला, परेशानी का पॉइंट है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा और नीचे वाला भी नहीं रहा तो आने वाला समय में आपको बड़ी परेशानी क्रिएट करेगा वेक्टर, इसलिए अभी याद कर जाना है, ओके। अब ये आपने देख लिया टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में हम आपसे अगला टॉपिक पर आएंगे जहां पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर और वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आपसे फिर एक बार याद दिला देते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, भूले नहीं, ओके, थैंक यू।